तो आज हमारे सामने द पावर नाम की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म के संवाद है। और सिर्फ इन संवादों को पढ़कर ही मतलब एक अंधेरे दम घोटू अस्पताल का पूरा माहौल जैसे आंखों के सामने आ जाता है। हमारी आज की पड़ताल का मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इन संवादों की परतों को खोलकर ये समझना है कि ये कहानी एक भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली कैसे है। हाँ, और जो बात इन संवादों को खास बनाती है वो ये है कि ज्यादातर डर किसी भूत को दिखाकर नहीं, बल्कि किरदारों की बातचीत से पैदा किया गया है। संवाद हमें बताते हैं कि खतरा सिर्फ अंधेरे में नहीं है, बल्कि उजालों में, अस्पताल के नियमों में और लोगों की खामोशी में भी छिपा है। खामोशी में? हाँ, वो खामोशी ही असल में कहानी का सबसे डरावना पहलू है। चलिए तो फिर इस खामोशी और अंधेरे की दुनिया में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक नई, बहुत ही आदर्शवादी नर्स से। बिल्कुल। वो एक पुराने चैरिटी अस्पताल में अपनी पहली नौकरी शुरू करती है और पूरे जोश से कहती है, मुझे गरीबों की अच्छा स्वास्थ्य के लिए काम करने में खुशी होगी। और इन संवादों से पता चलता है कि वो एक अनाथ है, चिल्ड्रंस होम में पली बड़ी है। हाँ, शायद इसीलिए लोगों की मदद करने का जज्बा उसमें बहुत गहरा है। और उसका यही आदर्शवाद उस जगह की असलियत से टकराता है। आते ही उसे अस्पताल एक भूल भुलैया जैसा लगता है। ये सिर्फ एक इमारत का जिक्र नहीं है, ये उस उलझे हुए सिस्टम का प्रतीक है जिसमें वो कदम रख चुकी है। और फिर उसे मेट्रिन मिलती हैं जो नियमों की एक लंबी लिस्ट थमा देती हैं, जैसे स्कर्ट घुटनों के 3 इंच नीचे या डॉक्टर से बात करना मना है। ये नियम सुनने में तो बड़े मामूली लगते हैं, मतलब स्कर्ट की लंबाई से क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, ये मामूली नहीं है। अच्छा, ये मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का एक बहुत पुराना और कारगर तरीका है। जब किसी संस्था में लोगों को छोटी छोटी बेमतलब की बातों पर कंट्रोल किया जाता है, जैसे तुम क्या पहनोगी, किससे बात करोगी, कहाँ बैठोगी, हाँ, तो धीरे धीरे उनकी बड़े और जरूरी मुद्दों पर सवाल उठाने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। ये उस नींव का पहला पत्थर है जिस पर डर और चुप्पी का पूरा साम्राज्य खड़ा किया जाता है। मतलब उसे बताया जा रहा है कि सोचना तुम्हारा काम नहीं है, सिर्फ हुक्म मानना है। बिल्कुल। और इसी में एक चेतावनी भी छिपी है। उसे बताया जाता है रात के समय ही ज्यादातर पावर कट होता है। ये सुनने में तो एक सामान्य जानकारी लगती है, लेकिन जिस तरह ये कहा गया है, ये एक अशुभ संकेत की तरह महसूस होता है। हाँ, ये एक तरह से कहानी का मंच तैयार कर रहा है। ये बता रहा है कि अंधेरा इस जगह की कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक स्थायी सच्चाई है। एक हथियार है। एक हथियार है। और इसी अंधेरे में वो सारे राज दफन हैं, वो सारी कहानियां छिपी हैं जिन्हें ये सिस्टम दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहता है। उसे अनजाने में बता दिया गया है कि असली खेल रात के अंधेरे में ही शुरू होगा। और फिर ठीक वैसा ही होता है। पहली ही रात पावर कट हो जाता है। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है और यहीं से उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। उसे एक जलने की तेज गंध आती है और वो कहती है, ऐसा लग रहा है मेरा पीछा कर रहा है। ये एहसास कि कोई अनदेखी चीज आपके पीछे है, खासकर एक वीरान अंधेरे अस्पताल में, बहुत डरावना है। बहुत। और यहां से डर का दूसरा स्तर शुरू होता है, जो अलौकिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। कैसे? उसे लगता है कि किसी ने उसे जोर से खींचा है, लेकिन जब वो पास खड़ी दूसरी नर्स से पूछती है तो वो साफ मुकर जाती है। कहती, मैं यहां थी भी नहीं। मतलब सीधे सीधे झूठ। हाँ, और ये एक बहुत सोची समझी क्रूरता है। उसे तुरंत अकेला महसूस कराया जाता है, जैसे ये सब सिर्फ उसके दिमाग का वहम हो। एक नर्स तो मजाक उड़ाते हुए कहती है, ऐसी बकवास किताबें पढ़ना बंद करो तो दिल भी ठीक से धड़केगा। मतलब वो उसके डर को भी खारिज कर रही हैं। ऐसा क्यों? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें उस सिस्टम की बनावट में मिलता है। ये गैसलाइटिंग का एक सटीक उदाहरण है। गैसलाइटिंग? हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जहां ताकतवर इंसान या पूरा सिस्टम मिलकर आपको आपकी ही सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। यहां अस्पताल का पूरा माहौल, मेट्रन के नियमों से लेकर दूसरी नर्सों के ताने तक उसे गैसलाइट कर रहा है। तो वो दूसरी नर्सें भी इसका हिस्सा है? वो शायद खुद भी डरी हुई हैं। वो जानती हैं कि सिस्टम में जिंदा रहने का एक ही तरीका है, चुप रहो, जो दिखे उसे अनदेखा करो और जो सवाल पूछे उसे पागल साबित कर दो। अच्छा, तो उस नई नर्स की मदद करना मतलब खुद को खतरे में डालना है? बिल्कुल। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए उसे अलग थलग कर देती हैं। तो उसे हर तरफ से घेरा जा रहा है। एक तरफ एक अनदेखी ताकत है और दूसरी तरफ ये लोग जो सच को मानने से इनकार कर रहे हैं। एक नर्स उसे चेतावनी भी देती है, यहाँ कभी भी इन लोगों से कोई पंगा मत लेना।
यहाँ इन लोगों से उसका क्या मतलब है? अस्पताल का मैनेजमेंट या कोई और? यही तो कहानी का रहस्य है। ये चेतावनी दो धारी तलवार जैसी है ना। इन लोगों का मतलब मैनेजमेंट भी हो सकता है और शायद कुछ और भी। ये अस्पष्टता डर को और बढ़ाती है। उसे ये साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ एक अलिखित कानून चलता है और उस कानून को तोड़ने की सजा बहुत भयानक हो सकती है। हाँ, उसे चुपचाप उस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वरना उसे मिटा दिया जाएगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये साफ होने लगता है कि इन सब घटनाओं के पीछे एक लड़की की आत्मा है। साबा? हाँ, संवादों से पता चलता है कि उसका नाम शायद साबा था। जब नर्स इस बारे में मेट्रन से पूछती है, तो मेट्रन की प्रतिक्रिया बहुत बहुत अजीब होती है। वो साबा को एक जिद्दी और गुस्सैल लड़की बताती है, जिसे कोई पसंद नहीं करता था और जो एक दिन भाग गई। हाँ? और जिस तरह मिट्रन ये कहानी सुनाती है, वो कहानी से ज्यादा एक आधिकारिक बयान लगता है। मतलब एक तैयार की भी कहानी। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जो सबको सुनाने के लिए बनाई गई है। वो साबा के किरदार पर हमला करती है, उसे जिद्दी और गुस्सैल बताकर, ताकि सुनने वाले को लगे कि जो भी हुआ वो उसी की गलती थी। ये किसी भी संस्था द्वारा अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का एक क्लासिक तरीका है। वो सच को नहीं दबा रही, वो सच का एक नया वर्जन बना रही है, सही कहा। अपनी सुविधानुसार। और यहीं पर कहानी का सबसे दिल दहलाने वाला हिस्सा आता है। नर्स को एहसास होता है कि वो आत्मा उसके शरीर का इस्तेमाल कर रही है। वो खुद को चोट पहुंचाने लगती है और कहती है, ये सब मैं नहीं बल्कि वो कर रही है। ये बहुत ही भयानक कल्पना है कि आपका अपने शरीर पर ही काबू नहीं है। इसे एक और नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक हॉरर सीन नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। प्रतीक किस चीज का? वो आत्मा जिसे चुप करा दिया गया था, जिसे सिस्टम ने मिटा दिया था, अब एक जिंदा शरीर के जरिए अपनी कहानी कहने की कोशिश कर रही है। नर्स यहां सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, वो उस दबी हुई आवाज का एक जरिया बन गई है। अच्छा। वो उस अन्याय और दर्द को दुनिया के सामने ला रही है जिसे अस्पताल की दीवारों में दफना दिया गया था। ये उस संस्था के खिलाफ एक विद्रोह है जो आत्मा के रूप में सामने आ रहा है। और ये अन्याय सिर्फ साबा के साथ नहीं हुआ था, ये उस जगह की मतलब हवा में घुला हुआ है। हाँ, एक सीन में जब नर्स एक कमरे के पास से गुजरती है तो एक स्टाफ सदस्य बहुत ही सामान्य तरीके से कहता है, डॉक्टर की फेवरेट जगह है ये, कई लड़कियों ने मजे लिए हैं। और यही बात इसे और खौफनाक बनाती है। हाँ, ये कितनी आसानी से कही गई बात है। ये उस संस्था के कल्चर का हिस्सा बन चुका है। ये कोई राज नहीं है, ये एक खुला राज है जिसके बारे में सब जानते हैं पर कोई बोलता नहीं। तो यहाँ से डर अपना रूप बदलता है। बिल्कुल। अब तक डर अलौकिक था, एक आत्मा का, लेकिन अब डर बहुत वास्तविक और इंसानी हो जाता है। हमें पता चलता है कि असली राक्षस कोई भूत नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों का शोषण करने के लिए करते हैं। और इसी बीच 2 स्टाफ सदस्यों की मौत भी हो जाती है। संवादों से ऐसा इशारा मिलता है कि शायद वो कुछ ऐसा जानते थे जिसे दबाया जा रहा था। तो अब डर सिर्फ एक भूत का नहीं रह जाता। नहीं, अब उन लोगों का भी हो जाता है जो सच को बाहर आने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सही बात है। और यहाँ कहानी बहुत चतुराई से अलौकिक डर और इंसानी डर को मिला देती है। सुनने वाले को ये समझ नहीं आता कि ज्यादा खतरनाक कौन है, वो आत्मा जो बदला लेना चाहती है या वो जिंदा इंसान जो अपने अपराधों को छिपाने के लिए हत्या भी कर सकते हैं। तो अब तक जो लड़ाई अंधेरे और एक अनदेखी ताकत से थी, वो अब एक भ्रष्ट सिस्टम और सच के बीच की लड़ाई बन जाती है। हाँ। अंत में जब न सच बोलने की कोशिश करती है तो मेट्रन पूरा इल्जाम उसी पर डाल देती है। वो कहती है, तुम्हारे आने के बाद पता नहीं क्या हो रहा है। उसे ही समस्या की जड़ बता दिया जाता है। हाँ, ये सिस्टम का आत्मरक्षा का तरीका है। जब कोई विसल ब्लोअर सिस्टम की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसे ही अविश्वसनीय, अस्थिर या पागल साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और यहीं पर उसे वो लाइन कही जाती है जो पूरी फिल्म का सार है। कौन सी? तुम्हें सिस्टम को समझना होगा। इस एक लाइन में कितनी धमकी छिपी है। सिस्टम को समझो का मतलब है चुप रहना सीखो। बिल्कुल। इसका मतलब है कि तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा सच, तुम्हारी नैतिकता, इन सब की कोई कीमत नहीं है। कीमत सिर्फ सिस्टम के बने रहने की है। वो नर्स उस सिस्टम के लिए एक वायरस की तरह है। हाँ, क्योंकि वो सवाल पूछ रही है, वो उन चीजों को देख रही है जिन्हें अनदेखा करने के लिए सबको सालों से सिखाया गया है। ये एक अकेले इंसान की लड़ाई एक ऐसी ताकतवर मशीन से है जिसके लिए इंसानी जिंदगी से ज्यादा जरूरी अपनी इज्जत और रुतबा बनाए रखना है। और अंत में जब असली विलन उसे पकड़ लेता है तो वो बड़े आत्मविश्वास से कहता है,
अब तो भूत भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। उसे लगता है कि उसने सब पर, यहाँ तक कि आत्मा पर भी काबू पा लिया है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है ना? सबसे बड़ी, वो सोचता है कि ताकत सिर्फ शारीरिक होती है, पद की होती है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि अन्याय की याददाश्त की भी अपनी एक ताकत होती है। वो आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हराया जा सके। नहीं, वो एक विचार है, एक याद है जो उस संस्था के कण-कण में बस चुकी है। और यहीं पर फिल्म का शीर्षक द पावर अपने कई मतलब खोलता है। हाँ, ये सिर्फ बिजली की पावर नहीं है। नहीं, ये बिजली की पावर है जिसके जाने से सच सामने आता है। ये अस्पताल के अधिकारियों की पावर है जिसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। ये उस युवा नर्स के सच बोलने की पावर है। और आखिर में ये उस आत्मा की पावर है जो मरने के बाद भी न्याय की मांग कर रही है। कहानी की आखिरी लाइन है, जब भी अंधेरा होगा हमें याद कीजिए। ये सिर्फ एक डरावनी लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक वादा है कि जब जब ताकतवर लोग अंधेरे का फायदा उठाकर अन्याय करेंगे, तब तब उस अन्याय की यादें भूत बनकर उन्हें सताती रहेंगी। तो इन संवादों की हमारी पड़ताल से ये साफ है कि द पावर एक हॉरर फिल्म के पर्दे के पीछे सत्ता के खेल, संस्थागत भ्रष्टाचार और उन आवाजों की कहानी है जिन्हें दबा तो दिया जाता है, लेकिन हमेशा के लिए खामोश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अंधेरा यहाँ सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, बल्कि सच्चाई पर डाले गए पर्दे का प्रतीक है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बड़ी-बड़ी संस्थाएं, चाहे वो अस्पताल हों, कंपनियां हों या सरकारें, अपनी इज्जत बचाने के लिए सच को कुचलने की कोशिश करती हैं। लेकिन सच पानी की तरह होता है। वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेता है। ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हाँ, और वो सवाल ये है कि इस कहानी में असली डर किस बात का है? एक भूत के बदले का, या उस जिंदा चलते फिरते सिस्टम का जो अपनी क्रूरता और लापरवाही से ऐसे भूतों को जन्म देता है और फिर उम्मीद करता है कि सब कुछ भुला दिया जाएगा? असली खौफ शायद आत्माओं में नहीं, बल्कि उन इंसानों में है जो आत्माओं को जन्म देते हैं।